गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। और शब्द विचार के अंतर्गत हमने लिया था, जब शब्दों का वर्गीकरण किया था तो शब्दों के वर्गीकरण में हमने शब्द 4 प्रकार के लिए थे। पहला उत्पत्ति के आधार पर था, दूसरा अर्थ के आधार पर था, तीसरा रचना के आधार पर था और चौथा प्रयोग के आधार पर था। जो प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया था वो 2 प्रकार के थे और 2 प्रकार के आधार को लिया था। तो उसमें पहला जो अपने पास में प्रकार था वो था विकारी और दूसरा जो इसका प्रकार था वो था अपने पास में अविकारी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर जो शब्द भेद होते हैं वो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी का और दूसरा अविकारी का। इसी विकारी शब्दों का जब हमने वर्गीकरण किया था तो विकारी शब्दों का वर्गीकरण करने पर विकारी शब्द 4 प्रकार के थे और 4 प्रकार के उन विकारी शब्दों में जो पहला अपने पास में रूप था वो था संज्ञा, दूसरा रूप था अपने पास में सर्वनाम, तीसरा यहाँ पर जो रूप था वो था विशेषण और चौथा बेटा इसका जो रूप था वो था अपने पास क्रिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के उन शब्दों में लेते हैं तो पहला संज्ञा है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा विशेषण है और चौथा क्रिया है। अब अपने पास में ये तो हुए विकारी शब्दों के भेद, अर्थात विकारी शब्दों का जब हमने वर्गीकरण किया तो 4 प्रकार के शब्द हमें मिले। अब अपने पास में आता है कि विकारी शब्द क्या हैं। यानी कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और विभक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द जो होते हैं वो तो अविकारी में आता है और विकारी के अंतर्गत आते ही क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर विकारी और अविकारी दोनों शब्दों की परिभाषा को अगर मैं यहाँ परिभाषित करता हूँ तो सबसे पहले लेते हैं हम विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक और विभक्ति तथा काल में जो परिवर्तन होता है, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, वो शब्द तो कहलाते हैं विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है या जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वचन के आधार पर हो, चाहे कारक अर्थात काल के आधार पर हो, ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी। दूसरे रूप में हम अविकारी शब्दों को नाम दे सकते हैं अव्यय शब्द। यानी कि जो अविकारी शब्द होते हैं वह अविकारी शब्द ही अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर विकारी शब्दों के अंतर्गत जो आने वाले जो शब्द रूप थे उसमें पहला था अपने पास में संज्ञा। अब देखिए कि संज्ञा को बेटा पढ़ने से पहले संज्ञा के उस शाब्दिक अर्थ को अगर लेते हैं तो संज्ञा यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है सम और दूसरा है ज्ञा। अब देखिए कि सम जो है ये यहाँ पर उपसर्ग का रूप है, जो ज्ञा है वो यहाँ शब्द का रूप है। सम का अर्थ होता है समीप, निकट, पास, ठीक है। और उसके बाद में जो ज्ञा शब्द है, इस ज्ञा शब्द का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी प्राणी के बारे में, किसी स्थान या जगह के बारे में। नाम को हम जो भलीभांति जानते हैं वह जानने वाला रूप ही क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अब यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। यानी कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ हमने यहाँ पर लिया वो है बेटो नाम। अब इस नाम के आधार को अगर लेकर के देखते हैं तो अब यहाँ पर हम इसको परिभाषा के रूप में बदलते हैं। तो परिभाषा के रूप में बदलने पर अब यहाँ अपने पास में आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह या प्राणी के नाम का ज्ञान कराने वाले होते हैं या नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए
कि यहाँ पर जो संज्ञा शब्द को अगर हम उदाहरण के रूप में देखना चाहे, जिसको अपन अब जैसे कह सकते हैं, इसके रूप में देखना अगर चाहें तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जो संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम संज्ञा शब्द कह सकते हैं। अब देखिए बेटो, संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आने वाले जो यहाँ पर शब्द हैं, जो यहाँ पर ऐसे रूप हैं जो केवल संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं, उसमें अगर हम लेते हैं पहला देशों का नाम। अब देखिए कि देशों के नाम को अगर अपन लेते हैं तो जहाँ पर भी देशों के नाम जहाँ आते हैं वो सब संज्ञा के रूप में या वो शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे भारत, चीन, रूस, अमेरिका, जापान आदि जहाँ देशों के नाम आते हैं वो देशों के नाम संज्ञा कहलाते हैं, यानी वो संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा बेटा यहाँ लेते हैं नगरों के नाम। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह देखना है आपको। नगरों के नाम, जहाँ पर भी नगरों के नाम अगर किसी वाक्य में आते हैं तो इसका मतलब वहाँ वो शब्द संज्ञा शब्द है। अब नगरों के नाम में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा, ठीक है, आदि अगर नगरों के नाम जहाँ पर भी आते हैं वो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं समुद्रों के नाम। अब यहाँ पर समुद्रों के नाम को अगर लेकर के देखते हैं, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अंटार्कटिका महासागर हो, या फिर अरब सागर हो, या फिर बंगाल की खाड़ी हो, जहाँ पर भी समुद्रों के नाम आ जाते हैं वे शब्द संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो संज्ञा शब्द है। उसके बाद बेटा नदियों के नाम जहाँ पर भी आते हैं, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे गोदावरी हो, ठीक है, जहाँ पर भी नदियों के नाम आते हैं वो नदियों के नाम भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं पर्वतों के नाम। अब देखिए पर्वतों के नाम में अगर हम लेकर देखते हैं तो चाहे वो हिमालय हो, चाहे वो शिवालिक हो, विंध्याचल हो, अरावली हो, नीलगिरी हो, या सतपुड़ा हो। अब ये सतपुड़ा जो नदी के रूप में जाता है, अब ये जो अरावली की जो श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, या हिमालय की जो चोटियां हैं, वो सब सारी मिलकर के केवल संज्ञा शब्दों के अंतर्गत जानी जाती है। उसके बाद बेटा अगर व्यक्तियों के नाम अगर आते हैं, जिसको अपन साधु संत महात्मा आदि भी जान सकते हैं, ऐसे अगर महान व्यक्तियों के नाम जहाँ पर आते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे विश्वामित्र हो, चाहे सुलोचना हो, चाहे सुनयना हो, चाहे विश्वामित्र हो, ऐसे अगर नाम जहाँ पर आते हैं वो नाम भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दिशाओं के नाम। बेटा जहाँ अगर दिशाओं के नाम आते हैं, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, या दक्षिण हो, तो जहाँ पर भी दिशाओं के नाम आते हैं वो दिशाओं के नाम भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अगर हम लेते हैं महीनों के नाम। अब देखिए कि महीनों के नाम में अगर लेते हैं तो जहाँ पर भी महीनों के नाम अगर आते हैं, चाहे जनवरी आए, चाहे फरवरी आए, चाहे मार्च आए, चाहे अप्रैल आए, ठीक है, तो जहाँ पर भी महीनों के नाम आते हैं वे शब्द भी संज्ञा शब्द माने जाते हैं। उसके बाद में हम ले सकते हैं त्योहारों के नाम। अब वह है चाहे त्यौहार हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, या फिर सिखों के हों, चाहे वह होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, ठीक है, चाहे वो क्रिसमस डे हो, चाहे कोई सा भी अगर त्योहारों के नाम जहाँ पर आते हैं वो शब्द भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में प्राणियों के नाम अगर आते हैं, प्राणियों के नाम में पशु पक्षी आदि आते हैं। जैसे मोर को हम नीलकंठ कह सकते हैं, ठीक है ना, सोना को जैसे हिरणी को सोना कह सकते हैं, हाथी को ऐरावत कह सकते हैं, घोड़ा है, ठीक है, ये ऐसे जहाँ पर भी अगर कहीं पर भी प्राणियों के नाम अगर आ जाते हैं, पशु पक्षियों के नाम अगर जहाँ पर आ जाते हैं वे शब्द भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत जाने जाते हैं। उसके बाद में बेटा वो समाचार पत्रों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम जहाँ पर आते हैं, चाहे वह पंचतंत्र हो, चाहे वह दैनिक भास्कर हो, चाहे वह राजस्थान पत्रिका हो, चाहे वह पंजाब केसरी हो, कोई से भी अगर समाचार पत्रों के नाम या फिर पुस्तकों के नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम जहाँ पर भी अगर आ जाते हैं वे शब्द भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत माने जाते हैं।
उसके बाद में बेटा महापुरुषों के नाम को अगर लेते हैं तो महापुरुषों में जैसे वीर योद्धाओं के नाम अपन ले सकते हैं। महाराणा प्रताप हो सकता है, शिवाजी हो सकता है, दुर्गादास हो सकता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है। इन अगर वीरों और वीरांगनाओं के नाम जहाँ पर भी अगर आते हैं तो वीरों और वीरांगनाओं के नाम भी संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा जहाँ फलों के नाम अगर आते हैं तो फलों के नाम में देखिए कुछ फलों को छोड़कर, क्योंकि कुछ फल ऐसे होते हैं जिनकी वेराइटियाँ होती है, जिनकी किस्में होती है। तो जिन फलों की किस्में होती है, वेराइटियाँ अगर होती है, उन फलों को छोड़ करके जो केवल एक सिंगल यानी कि जिसको कह सकते हैं अकेला एक फल का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वो जो फल शब्द हैं वो सारे के सारे वो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटो, जहाँ पर हमने ये जो पढ़ा कि किन किन के अंतर्गत जो आते हैं वो सारे संज्ञा के रूप के अंतर्गत आते हैं। अब इसी संज्ञा के रूप के अंतर्गत आने पर यहाँ हमने संज्ञा शब्दों को भेद के रूप में बदल दिया। यानी कि अगर हम लेकर के देखते हैं तो अब यहाँ पर अपने पास में एक नया जो रूप आ गया वो आ गया संज्ञा के भेद। अब यहाँ पर देखिए कि संज्ञा के भेद के को अगर आधार लेकर के देखते हैं या संज्ञा के प्रकार को अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः वैसे देखा जाए तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है और 5 प्रकार की संज्ञाओं में से जो मुख्यतः जो संज्ञा के भेद होते हैं वो केवल होते हैं 3। अब यहाँ पर देखिए कि बेटा उस संज्ञा के भेदों को अगर लेकर के देखते हैं या संज्ञा के प्रकार अगर हम लेकर के देखते हैं तो पहला रूप आ जाएगा अपने पास में व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला जो रूप होगा वो हो जाएगा अपने पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका जो दूसरा रूप बन जाएगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो इसका रूप बनेगा वो हो जाएगा अपने पास भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जो मुख्यतः भेद होते हैं वह संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने होते हैं? 3। और वैसे अगर संज्ञा शब्दों को लेकर के देखते हैं तो जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है। अब इस संज्ञा शब्दों के अंतर्गत अगर हम लेकर के देखते हैं तो इसमें पदार्थवाचक और समूहवाचक ये जो 2 संज्ञाएं हैं वो इसके अंतर्गत मिल जाती है, जिसको हम द्रव्यवाचक या समूहवाचक संज्ञा का नाम हम दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर द्रव्यवाचक और समूहवाचक मिलकर के संज्ञा के यहाँ पर भेद बन जाते हैं 5। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः भेदों का अगर आधार लेकर के देखते हैं तो वह होते हैं बेटा 3। अब संज्ञा को अगर लेकर के देखते हैं तो संज्ञा यहाँ पर 3 प्रकार की होती है और इस 3 प्रकार की संज्ञा में जो पहली संज्ञा हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है अपने पास व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को अगर लेकर के देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के अगर रूप को लेते हैं तो क्या है कि यानी कि ऐसे शब्द जो एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वस्तु, एक विशेष स्थान या एक विशेष प्राणी के नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि देशों के नाम हो सकते हैं, नगरों के नाम हो सकते हैं, समुद्रों के नाम हो सकते हैं, नदियों के नाम हो सकते हैं, दिशाओं के नाम हो सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम हो सकते हैं, महापुरुषों के नाम हो सकते हैं, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, ये जहाँ पर भी अगर आते हैं, चाहे वह प्राणी हो सकते हैं तो प्राणियों के नाम भी जहाँ पर अगर आते हैं तो वो सारे के सारे रूप मिलकर के बेटा कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि आप अब यहाँ पर समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। उसके बाद में बेटा दूसरे नंबर पर यहाँ पर अपने पास में आती है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए कि जातिवाचक संज्ञा को अगर लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को अगर हम आधार बना करके देखते हैं तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी जाति के सभी पदार्थों, अब देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को अगर हम परिभाषा के रूप में बदलते हैं, अर्थात अगर हम इसकी परिभाषा को व्यक्त अगर करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो हम ले सकते हैं कि जो शब्द किसी, अब यहाँ पर अपने पास में क्या बन जाएगा बेटा कि जो शब्द किसी
जाति के, किसी जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों या समुदायों की पूरी जाति का, समुदायों की पूरी जाति का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ अपने पास में अगर जातिवाचक संज्ञा को अगर हम लेकर के देखते हैं तो ये इसकी क्या बन जाएगी, एक परिभाषा का रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही अगर हम जातिवाचक संज्ञा को अगर लेते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कैसे कौन कौन सी चीज़ें आती है जो हम उसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में जान सकते हैं। तो अगर इसको परिभाषा का आधार लेते हैं तो जो शब्द किसी जाति के सभी पदार्थों, अब यहाँ पर देखिए कि जो पदार्थ होते हैं और उन पदार्थों की जो सभी जातियाँ होती है, किसमें वैरायटी जिसको अपन कह सकते हैं, उसके साथ साथ में प्राणी, जो उन प्राणियों की जातियाँ होती है, मनुष्यों की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है, फलों की हो सकती है, पशु पक्षियों की हो सकती है, मानव की हो सकती है, ठीक है, या फिर समुदाय। समुदाय का मतलब क्या है कि जो समूह में रहने वाले हैं, उन सभी पूरी जाति का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे सारे के सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं, यानी कि हम ऐसे शब्दों को हम जान सकते हैं जो केवल जातिवाचक संज्ञा का रूप बनाते हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये शब्द मिलकर के जातिवाचक संज्ञा के रूप को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर हम लेते हैं तो उसको उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जातिवाचक संज्ञा के अगर उदाहरण को लेकर के देखते हैं तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्राणियों के नाम, पहले नंबर पर अगर हम लेकर के देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा प्राणियों के नाम। अब देखिए, प्राणियों के नाम के अंतर्गत लेते हैं तो प्राणियों के जहाँ पर नाम आते हैं, अब यहाँ पर प्राणियों के जो नाम होते हैं जैसे मनुष्य, ठीक है। अब प्राणियों के नाम के अंतर्गत आ गया अपने पास में मनुष्य। अगर मनुष्य शब्द जहाँ पर भी आता है, इसका मतलब वो मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द रूप है। उसके बाद में अगर लेते हैं नर, अब यहाँ पर नर के अंतर्गत अगर लेते हैं तो इसमें सभी आ गए। उसके बाद में नारी को अगर लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पर पुल्लिंग को संबोधित करने वाले और स्त्रीलिंग को संबोधित करने वाले, यानी नर जाति का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं, नारी जाति का जो बोध कराने वाले शब्द हैं, लेकिन वो समूह के रूप में है, अगर वो जाति के रूप में अगर हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर बिल्ली को अगर लेते हैं तो बिल्ली की यहाँ पर किस में है, कुत्ते को अगर लेते हैं तो कुत्ते की यहाँ पर वेराइटियाँ है, नस्ल है। शेर को अगर लेते हैं तो उसकी वेराइटी है। हाथी को अगर लेते हैं, चूहे को अगर लेते हैं, तोता को अगर लेकर के देखते हैं, मक्खियों को अगर लेकर के देखते हैं तो उनके सबकी बेटा अलग अलग समूह या समुदाय की एक जातियां हैं। तो जहाँ पर भी प्राणियों के जातीय समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा सेकंड नंबर पर लेते हैं कामकाज से संबंधित। उसके बाद में दूसरे नंबर पर ले सकते हैं कामकाज से संबंधित। जो भी चीज़ें हैं या कामकाज से संबंधित चीज़ों के नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। अब जैसे कामकाज का मतलब हम क्या ले सकते हैं, अब कामकाज से संबंधी जो भी होते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया डॉक्टर। अब बेटा देखिए, डॉक्टर शब्द को अगर हम लेते हैं तो ये जो डॉक्टर है ये जातिवाचक शब्द है। दूसरा उसके बाद में हम ले सकते हैं अध्यापक। अध्यापक जो शब्द है वो जातिवाचक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर इसी रूप को अगर हम लेते हैं छात्र, अब यहाँ पर देखिए छात्र शब्द को अगर लेते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जातिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लेते हैं डाकिया, डाकिया को अगर लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में सुनार को अगर लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में अगर क्लर्क अर्थात बाबू को अगर लेकर के देखते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो कामकाज से संबंधित जो भी आदमी होते हैं, जैसे सैनिक या फौजी को अगर लेकर के देखते हैं तो ये सैनिक जो शब्द है ये जातिवाचक है, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पर जो कामकाज से संबंधित प्रदर्शित करने वाले आदि जितने भी जो शब्द आते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड नंबर पर आता है वनस्पतियों के नाम। अब देखिए कि जहाँ वनस्पतियों के नाम से जो संबंधित आने वाले जो शब्द हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। अब वनस्पतियों के नाम में जैसे आ गया अपने पास गेहूँ। अब यहाँ पर देखिए कि गेहूँ शब्द को लेते हैं तो गेहूँ शब्द की अनेक वेराइटियाँ होती है, अनेक किस्में होती है। तो इसका मतलब जो गेहूँ शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का रूप है। उसके बाद में बेटा सेकंड नंबर पर आता है गुलाब। अब देखिए कि यहाँ पर गुलाब को लेते हैं तो गुलाब की भी कई प्रकार की वेराइटियाँ होती है। तो गुलाब भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम ले सकते हैं गोभी। अब देखिए कि जो गोभी जो शब्द है ये भी क्या है, अनेक वेराइटियों में होती है, अनेक किस्मों में होती है। तो जो गोभी शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे आम। अब यहाँ पर आम को भी अगर लेते हैं तो बेटा आम की भी अनेक प्रकार की जातियाँ होती है, किस्में होती है, ठीक है। तो आम भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में अगर आ जाता है। उसके बाद में पीपल। अब यहाँ पर देखिए पीपल शब्द को अगर लेते हैं तो ये पीपल शब्द भी अपने आप में क्या है, जातिवाचक है। तो ऐसे शब्द जो जाति समुदाय का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, किस्मों से संबंधित हो सकते हैं, नस्लों से संबंधित हो सकते हैं, या फिर अलग अलग वेराइटियों से संबंधित होने वाले जो शब्द हैं वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा 4 नंबर पर अपन ले सकते हैं स्थानों के नाम। अब देखिए कि यहाँ पर स्थानों के जहाँ पर नाम आते हैं जो समूह का बोध कराते हैं, जो एक समुदाय का बोध कराने वाले होते हैं, वो शब्द भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब स्थानों के नाम के अंतर्गत अगर हम लेते हैं नगर। अब जो नगर शब्द है ये जातिवाचक है, क्योंकि नगर यहाँ पर अगर अपन लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो नगरों के नाम का हम संग्रह ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जो नगर शब्द आता है ये नगर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बेटा लेते हैं चौराहा। अब ये जो चौराहा शब्द अगर आता है तो ये चौराहा शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है कस्बा। अब ये जो कस्बा शब्द है, फिर उसके बाद में है गांव, ठीक है, आदि जितने भी जो समुदाय का या समूह का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाले जैसे नगर है ना, बहुत सारे नगरों को अपन कह सकते हैं। फिर उसके बाद में है चौराहा, उसके बाद में है कस्बा और गांव, ठीक है ना। तो इनका समूह का जो जहाँ बोध हो रहा है वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। उसके बाद में बेटा जहाँ पर भी जल स्रोतों के नाम 5वें नंबर पर हम ले सकते हैं कि जहाँ जल स्रोत होते हैं, जल स्रोतों के नाम जहाँ पर भी आते हैं या जल स्रोतों के नाम का जो बोध कराने वाले जितने भी जो शब्द होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जल स्रोतों का बोध कराने वाला आ गया अपने पास कुआं। अब ये जो कुआं शब्द को अगर लेते हैं तो ये कुआं शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में हम ले सकते हैं नदी। जो यहाँ पर नदी शब्द है वो भी जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आता है। उसके बाद में नहर जो शब्द आता है ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में तालाब, तालाब को अगर लेकर के देखते हैं तो तालाब भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में झरना, जो झरना शब्द है वो सब जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में है सागर, जो सागर शब्द है
वो भी जातिवाचक संज्ञा है। तो आदि शब्द जहाँ पर भी आते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुओं को अगर ले सकते हैं तो जो जहाँ पर बहुत सारे कुओं का, अब यहाँ पर कुआं जो शब्द है वो जातिवाचक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी किस्में हो सकती है, बहुत सारे कुएं हो सकते हैं। नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियों का समूह है तो वो एक नदी का रूप बन जाएगा। नहर, बहुत सारी नहरों का जो समूह है। तालाब, बहुत सारे तालाबों का समूह हो गया। झरना, बहुत सारे झरनों का समूह हो गया। और बहुत सारे महासागरों का, सागरों का समूह हो गया। तो ऐसे जहाँ समुदाय का बोध कराने वाले हैं या उस समुदाय की पूरी जाति का जो बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे जातिवाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बेटो, इसके अंतर्गत आने वाली जो द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक के साथ साथ में है समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो भी संज्ञा शब्द हैं वो जातिवाचक संज्ञा में ही उनको स्थान दिया गया है। अब देखिए कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा का अंतर्गत यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो आने वाले हैं, किसी जो द्रव्य पदार्थ का जो ज्ञान कराने वाले शब्द होते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी बहने वाली वस्तुओं का अगर नाम आता है तो बहने वाली वस्तुओं के नाम के अंतर्गत अगर लेते हैं, जैसे दूध, ठीक है, ये द्रव्यवाचक है, बहने वाली है, तरल है ये। तो जहाँ पर भी तरल वस्तुओं का, तरल चीज़ों का जहाँ पर भी अगर ज्ञान होता है तो वो चीज़ें सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा का रूप होती है। अब बहने वाली वस्तुओं के नाम में अगर जैसे दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, जल, जो शब्द होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, अर्थात हम उसको द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में बेटा धातु और अधातुओं के नाम जहाँ पर भी आते हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप के अंतर्गत आती है और वही द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का एक रूप बन जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है ना, गंधक है, फास्फोरस है, आदि जो पदार्थ होते हैं, आदि जो धातु और अधातुओं के अंतर्गत आने वाली जो चीज़ों के नाम हैं वो भी सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। उसके बाद में बेटा पदार्थों के अगर नाम को हम लेकर के देखते हैं तो जहाँ पर भी पदार्थों का नाम अगर जहाँ आता है तो वो पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे अब हम इसमें ले सकते हैं रबड़, मिट्टी, चावल, मक्का, ठीक है, चना, लकड़ी और ऊन आदि जो शब्द होते हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है वो जातिवाचक संज्ञा का रूप बनती है। तो वो सब चीज़ें मिलकर के क्या कहलाती है, एक जातिवाचक संज्ञा का रूप बन जाती है। उसके बाद में बेटा चौथे नंबर पर जो हम यहाँ पर लिया था समूहवाचक। अब देखिए बेटा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर यहाँ पर लेते हैं तो ये भी जो समूहवाचक संज्ञा है ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब समूहवाचक का मतलब क्या हो गया कि जो समूह का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम लेते हैं कि जहाँ पर जो सजातीय जो प्राणी होते हैं, जो सजातीय प्राणियों के समूह या समुदाय को प्रकट करने वाले जितने भी जो संज्ञा शब्द होते हैं वो समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हम उन्हें समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा का नाम दे सकते हैं और वे समूहवाचक या समुदायवाचक शब्द मिलकर के एक जातिवाचक संज्ञा का रूप बना देते हैं। जैसे भीड़। अब यहाँ पर देखिए बेटो अगर हम भीड़ शब्द को अगर लेते हैं तो ये जो भीड़ शब्द है ये क्या है, समूह है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का, अब ये भीड़ किसी की भी हो सकती है तो बहुत सारे लोगों का एक समूह हो गया, ठीक है ना, समुदाय हो गया ये। तो हम इसे समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। और अगर यहाँ भीड़ शब्द को अगर हम लिखें तो ये भीड़ शब्द एक जातिवाचक संज्ञा का रूप भी बन जाता है, क्योंकि ये समूह या समुदाय को व्यक्त करता है। जुलूस। अब यहाँ पर देखिए कि जो जुलूस शब्द यहाँ पर होता है, ये जुलूस शब्द है, ये भी क्या है, समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में बेटा हम ले सकते हैं कक्षा।
अब देखिए कि जो कक्षा शब्द है यहाँ पर, ये कक्षा जातिवाचक अर्थात समूहवाचक है, अर्थात हम समुदायवाचक का नाम दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लेते हैं तो झुंड, अब यहाँ पर जो झुंड शब्द है वो समूहवाचक है। उसके बाद में परिवार, क्योंकि परिवार एक व्यक्ति के रहने वाले को हम परिवार नहीं कह सकते, बहुत सारे लोगों का जो एक साथ रहना होता है, जिस जगह रहने वाला जो रूप होता है वो परिवार होता है। तो इसका मतलब ये भी समूह या समुदाय को व्यक्त करता है। टोली, टोली या फिर दल, ठीक है ना, या फिर इसके अंतर्गत आता है रेवड़, जैसे बहुत सारे जानवरों का जो समूह होता है आदि। जो भी जो शब्द आते हैं वो सब समूहवाचक या फिर समुदायवाचक शब्दों के अंतर्गत आता है। तो वही समूह या समुदायवाचक जो शब्द होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा अर्थात समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो यहाँ पर संज्ञा का जो तीसरा रूप है अपने पास में, वो तीसरा रूप है, उसको हम नाम दे सकते हैं भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर हम लेकर के देखते हैं तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों शब्दों से संबंधित जो भाव का बोध कराने वाले जितने भी जो रूप होते हैं, शब्द होते हैं, वो सब बेटा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम भाववाचक संज्ञा को अगर हम परिभाषा के रूप में अगर लेकर देखें तो हमें देखना क्या है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जो शब्द, अब भाववाचक संज्ञा को अगर हम परिभाषा के रूप में लिखें कि जो शब्द किसी पदार्थ, जो शब्द किसी पदार्थ, जो शब्द किसी पदार्थ या जीव के गुण दोष, पदार्थ या जीव के गुण दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आदि का जो ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, आदि का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। अब देखिए बेटो यहाँ पर क्या होगा कि जो शब्द किसी पदार्थ, अब यहाँ पर आपको अच्छी तरह देखना है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी पदार्थ या जीव के गुण और दोष के बारे में बताए, उसकी दशा के बारे में ज्ञान कराए, उसकी अवस्था के बारे में ज्ञान कराए और उसके स्वभाव के बारे में बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे शब्द क्या बन जाएंगे बेटो, वो सारे के सारे शब्द बन जाएंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे पहले अगर हम वर्णित रूप में देखते हैं बेटो गुण दोष। अब यहाँ पर देखिए कि गुण दोष के अंतर्गत आने वाले, यानी कि गुण और दोषों की जो विवेचना करने वाले जो शब्द होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ले लिया बेटा मोटाई, ठीक है ना, फिर ले लिया लंबाई, फिर ले लिया ऊंचाई, है ना। अभी यहाँ पर देखिए कि गुण दोषों की ये विवेचना करने वाले शब्द हो रहे हैं, मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, है ना, चौड़ाई, सुंदरता, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि सुंदरता, कुरूपता, मित्रता, प्रेम, शत्रुता आदि जो भी शब्द हैं जो गुण और दोषों की विवेचना करने वाले हैं वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा का रूप बनाते हैं, अर्थात हम उसे भाववाचक संज्ञा के शब्द रूप या भाववाचक संज्ञा के शब्द कह सकते हैं। उसके बाद में बेटा सेकंड नंबर पर आता है, वो है अपने पास में अवस्था या दशा। अब देखिए कि जो शब्द अवस्था और दशा को
व्यक्त करने वाले होते हैं, अवस्था अर्थात दशा को जो व्यक्त करने वाले जितने भी जो शब्द होते हैं वो शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास में आ गया बेटा जवानी, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अवस्था और दशा, अवस्था और दशा दोनों को अगर ये बताते हैं तो इसको मतलब हम ले सकते हैं लड़कपन। क्या ले सकते हैं बेटा? लड़कपन। ये बचपन का एक नाम होता है, लड़कपन आदि जो भी शब्द आते हैं। अब ये दशा और अवस्था को व्यक्त करने वाले जो भी शब्द होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जवानी हो सकता है, बचपन हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, लड़कपन हो सकता है आदि जो भी भावों को प्रदर्शित करने वाले, अवस्था और दशा को व्यक्त करने वाले जो भी शब्द होते हैं, जैसे गरीब है, अमीर है ना, ईमानदार है, ये सारे के सारे शब्द, गुण दोषों की विवेचना है, अवस्था है, ये सब एक भाववाचक संज्ञा के रूप को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में बेटा तीसरे नंबर पर आता है भाव। अब देखिए कि भाव को जो व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाने जाते हैं। अब भाव को व्यक्त करने वाला जैसे सुख, क्रोध, शत्रुता, स्वार्थ, आशा, निराशा, पीड़ा, शांत आदि जो भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में बेटा चौथे नंबर पर आता है वो है अपने पास कार्य। अब देखिए कि ऐसे शब्द भी हैं जो कार्य को करने का भाव प्रकट करते हैं या कार्य के करने का ढंग या रीति को बताते हैं। वैसे वो रीतिवाचक के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर उस कार्य के ढंग को या उस कार्य को अगर लेकर के देखते हैं या कि जिसके माध्यम से जिस कार्य को संपन्न कराने का भाव जहाँ पर होता है वो भी रूप इसके अंतर्गत माना जाता है। जैसे सलाह। अब कार्य के अंतर्गत अगर लेते हैं तो ये जो सलाह है, जो सलाह देना होता है, राय देना होता है, मत देना होता है, वो सारा का सारा जो ये जो शब्द होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है बेटा प्रशंसा। अब देखिए कि ये केवल कार्य को प्रदर्शित करने वाले हैं, प्रशंसा, उत्साह बढ़ाने वाला, है ना। तो प्रशंसा जो शब्द होता है, सलाह जो शब्द होता है, निंदा, निंदा का अर्थ बुराई करना होता है, तो साथ ही साथ सहायता करना, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा सहायता करना। उसके बाद में सराहना, सराहना, सराहना का मतलब उसका उत्साहवर्धन, शाबाशी देना आदि जो भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक भाववाचक संज्ञा का रूप बन जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं या भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंतर्गत जो आने वाली जो शब्द होते हैं वो है यहाँ पर परिभाषा के आधार को लेकर कोई सा भी वो पदार्थ हो सकता है, प्राणी हो सकता है, जीव हो सकता है, ठीक है ना। तो उनके गुण दोषों के बारे में बताने वाला रूप होता है, उनकी दशा और अवस्था को व्यक्त करने वाला जो रूप होता है, उसके स्वभाव के बारे में जो बताने वाला जो रूप होता है, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुण दोषों के अंतर्गत अगर अपन लेते हैं, देखिए कि गुण दोष को अगर लेते हैं तो गुण का मतलब अच्छाइयाँ हैं, दोष का मतलब बुराइयाँ हैं, है ना। तो अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में जो अवलोकन कराने वाले जो शब्द जो हम भाववाचक के रूप के अंतर्गत, जैसे मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सुंदरता, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये सब भाववाचक को प्रदर्शित करने वाले हैं। दशा और अवस्था को जो व्यक्त करने वाले शब्द हैं वो भी सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हम ले सकते हैं जवानी, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन, है ना। ये सारे के सारे शब्द अवस्था और दशा को व्यक्त करने वाले हो सकते हैं। उसके बाद में भावों को प्रदर्शित करने वाला जो रूप होता है, जैसे भाव का प्रदर्शित सुख, दुख, क्रोध, है ना, शत्रुता, स्वार्थ, आशा, निराशा, पीड़ा, शांति, जो भी शब्द हैं जो केवल भाव को प्रदर्शित करने वाले होते हैं वो सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में कार्य, ये जो शब्द यहाँ पर मैंने बताए हैं कार्य, कार्य का मतलब क्या है, जैसे सलाह, ये भी कार्य है। प्रशंसा, उत्साहवर्धन हो गया।
निंदा, बुराई करना, सहायता और सराहना आदि जो भी शब्द आते हैं वो सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि हम उसे कह सकते हैं कि वो शब्द एक भाववाचक संज्ञा का रूप बनाते हैं। जो संज्ञा शब्द यहाँ पर अपने पास में शब्द विचार के अंतर्गत जो संज्ञा शब्द था, जो विकारी शब्दों के अंतर्गत है, वह इसी संज्ञा का हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। इसे भली भांति आपको और अत्यधिक इसका अवलोकन करना है और समझना है। आगे फिर हम कक्षा में इसी विकारी शब्द का दूसरा भाग सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।